तरफ। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सैम विल्सन, जिसके पास में अब कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम वाली शील्ड होती है और तभी वो उसे उठाकर अपने बैग में डालता है। इसी दौरान उसे स्टीव की यादें भी आने लगती है। स्टीव ने जाने से पहले सैम से पूछा था कि ये शील्ड कैसी है, तो वहां पर सैम ने कहा कि ये अच्छी है मगर पराई है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक प्लेन में। अब हमें सैम विल्सन अपनी पूरी यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है और तभी उससे कुछ कमांड्स मिलते हैं कि आपको कैप्टन वसांड को बचाकर वापस लेकर आना है, क्योंकि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सामने चल रहे प्लेन को हाईजैक कर लिया है। और अब इसी के साथ सैम विल्सन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ में उस प्लेन से कूद जाता है और इसी के साथ वो डिटैच कर देता है एक और डिवाइस जिसका नाम होता है रेड विंग। जैसे ही फैल्कन उनके प्लेन पर पहुंचता है तो वहां से देखने लगता है कि क्या पायलट जिंदा है। तब वहां पर जो पायलट जो उस प्लेन को चला रहा होता है वो फ्रेंच में अपने दोस्त को कहता है, एस्के चु अवी इसी यहाँ कैलके की नूजा वो रेगार्दे। इसका मतलब है कि क्या तुमने देखा कोई यहाँ पर मौजूद है जो हमें देख रहा है। और अब वही रेड विंग की मदद के साथ में फाइनली फैल्कन उस प्लेन में कूद जाता है और वहां पहुंचने पर उन सभी टेररिस्ट और साथ ही फैल्कन के बीच में एक तगड़ी फाइट होनी शुरू हो जाती है। वो उस पर काफी सारी गोलियां बरसाते हैं मगर फैल्कन के जो विंग्स होते हैं वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। मगर जब तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता बाकी सभी वहां से टेररिस्ट कमांडर वसांड को वहां से लेकर कूद जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है इस एपिसोड के सबसे शानदार सीन की, जहां पर अब फैल्कन अपने विंग्स के साथ में उन सभी टेररिस्ट का पीछा करने लगता है। वो सभी अपने ग्लाइडर सूट पहनकर आसमान में उड़ने लगते हैं और फाइनली अपनी जान को बचाने के लिए कुछ पहाड़ियों का सहारा लेते हैं और उनके बीच में से निकलकर भागने लगते हैं। मगर फैल्कन भी कुछ कम नहीं था, वो भी उनके पीछे पड़ा था। और तभी हम देखते हैं कि उन टेररिस्ट ग्रुप में से कुछ हेलीकॉप्टर आकर फैल्कन पर हमला करने लगते हैं। मगर तभी फैल्कन उन्हें चकमा देकर उनके आजू बाजू से निकल जाता है और अपनी रेड विंग की मदद से उन सभी हेलीकॉप्टर्स को खत्म कर देता है। वहीं हमें जमीन पर टॉरस नाम का एक सैनिक दिखाया जाता है जो कि उसे जमीन से फीडबैक दे रहा होता है कि अब आपको कहां पर जाना है, आपको क्या करना है। तब वहां पर फैल्कन उससे कहता है कि ये सब कुछ मैं अकेला संभाल लूंगा, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर इस वक्त तक फैल्कन को लड़ते लड़ते काफी टाइम हो चुका था और अब वो लीबिया की सरहद तक पहुंचने वाला था। और तभी टॉरस उसे कहता है कि अगर हमने लीबिया की सरहद को क्रॉस किया तो वहां के सैनिक हमें जान से मार देंगे, इसलिए आपको जो करना है आपको जल्दी करना होगा, आपके पास में सिर्फ 2 मिनट है। और इसी के साथ अब फैल्कन अपनी पूरी ताकत से उनका पीछा करने लगता है। मगर तभी हेलीकॉप्टर से कुछ मिसाइल निकलकर उसका पीछा करने लगते हैं और जैसे ही वो उसे जान से मारने वाले होते हैं तभी वहां से फैल्कन सामने के हेलीकॉप्टर में कूदकर कैप्टन वसांड को बचाकर वहां से निकल जाता है और वो जो मिसाइल जो उसका पीछा कर रही थी वो उन्हीं के प्लेन को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से अब ये मिशन फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। मिशन को खत्म करने के बाद में दोनों टूनिशिया पहुंचते हैं। अब वहां पर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तब वहां पर टॉरस कहता है कि मैं एवेंजर्स का काफी बड़ा फैन हूं और साथ ही कैप्टन अमेरिका तो हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं, अब वो कहां पर है। तो मजाक मजाक में फैल्कन यानी कि सैम विल्सन उसे कहता है कि अब वो चांद पर अपना एक नया बेस बनाकर अंडरग्राउंड काम कर रहा है। इस बात को सुनकर टॉरस सच मान लेता है और वो कहता है कि क्या सचमुच चांद पर शील्ड का एक ऑफिस है। इसे सुनकर अब फैल्कन हंसने लगता है। यहीं पर टॉरस अपने मोबाइल से एक सॉफ्टवेयर की मदद से उस शहर में कुछ फिंगरप्रिंट्स को ढूंढ रहा होता है। तो सैम उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो टॉरस उसे बताता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्लैग मैशर्स और उनका मोटो है एक जहान एक पहचान। मैं काफी समय से उनके पीछे पड़ा हूँ। तो सैम उससे कहता है कि ठीक है लगे रहो और जब कोई खास इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे मुझसे जरूर शेयर करना। और ये कहकर वो वहां से वॉशिंगटन के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर हमें एक कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जिसके अंदर अब सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका के द्वारा दी गई शील्ड को अब डोनेट कर देता है यूएस गवर्नमेंट को और साथ ही ये भी कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसका असली हकदार कैप्टन अमेरिका ही है, जो कि ना कि मैं हूँ और ना ही कभी बन सकता हूँ। वहीं पर उसकी मुलाकात रोडी से भी होती है और तब वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। रोडी उसे बताता है कि समय अब काफी बदल चुका है, सभी गठबंधन टूट रहे हैं और काफी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिर से एक्टिवेट हो चुकी है, हमें कुछ करना ही होगा, आखिर तुमने इस शील्ड को क्यों दिया। और तभी सैम के शब्द वही रहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये शील्ड अच्छी है मगर पराई है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विंटर सोल्जर जो कि कुछ लोगों को जान से मार रहा होता है। यहाँ पर वो एक हाइड्रा के एजेंट के पीछे लगा होता है। वहां से एक आदमी भागने की कोशिश करता है मगर बकी पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उसे वहीं पर जान से मार देता है और तभी उसका सपना टूट जाता है। वो उसका एक नाइटमेयर होता है और जब वो जागता है तो उसे फील होता है कि मैं अब तक अपने उन बुरे सपनों से पीछा नहीं छुड़ा पाया हूँ। वही हमें दिखाया जाता है कि अब बकी बार्न्स को एक साइकाइट्रिस्ट के थ्रू कुछ थेरेपीज दी जा रही होती है और साथ ही वो कहती है कि क्या तुम अब भी अपने नाइटमेयर से तंग हो। तो बकी उससे कहता है कि हाँ, मैं आज तक उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया हूँ। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे रूल्स क्या हैं। तो वो बताता है कि रूल नंबर 1,
कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। रूल नंबर 2, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। और रूल नंबर 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी गलतियों को सुधारना। इन रूल्स के साथ में बकी की एक पुरानी स्टोरी भी साथ चल रही होती है, जिसमें उसने एक गैर कानूनी हाइड्रा की एजेंट को पुलिस में पकड़वाया होता है। तो थेरेपिस्ट कहती है कि अच्छा, अब मैं समझी, इसका मतलब यह है कि कल तुम किसी मिशन पर थे और तुमने वो काम किया जिसकी तुम्हें मनाही है। अब तुम्हें अपना पास्ट भूल जाना चाहिए बकी। और ये सुनकर अब बकी वहां से निकल जाता है और तब उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े इंसान से जिनका नाम होता है मिस्टर यूरी। ये बकी के काफी अच्छे दोस्त होते हैं और वहां से दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। बकी काफी ज्यादा उदास लग रहा था, तो मिस्टर यूरी वहां के वेट्रेस को कहते हैं कि ये बकी है, ये काफी जवान है, क्या तुम इसके साथ डेट पर जाना चाहोगी? और तब मजाक मजाक में वो वेट्रेस भी हाँ कह देती है। तो बकी उनसे कहता है कि आखिर आप मेरे साथ में इस तरीके का व्यवहार कैसे करते हैं? मैं तो आपका बेटा भी नहीं हूँ। और इस बात को सुनकर यूरी को अपनी पुरानी यादें आने लगती है, क्योंकि यूरी का एक बेटा हुआ करता था जिसे कि यूएस के अंदर मार दिया था, मगर उसे किस वजह से मारा गया था इसकी वजह आज तक यूरी को पता नहीं चली होती है। वहीं अब दूसरी ओर अब सैम विल्सन पहुंचता है अपने पुराने गांव में, यानी कि ल्यूजियाना में, और वहां पर उसकी मुलाकात अपनी सिस्टर से होती है। तब हमें ये पता चलता है कि उसका परिवार काफी ज्यादा गरीब है और साथ ही जिस बोट के साथ में वो लोग काम करते हैं, अब उनके पास में अपने खाने पीने तक के पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अब वो अपनी बोट को भी बेच देना चाहते थे। मगर तब सैम अपनी बहन से कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, अब हमें अपनी बोट को नहीं बेचना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ में काम करूंगा और हम बैंक से लोन की बात भी करेंगे, तुम टेंशन मत लो। वहीं अब शाम को बकी पहुंचता है उसी बार में जहाँ पर वो उस वेट्रेस को डेट करने वाला था और दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। तो बातें करते करते वेट्रेस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? तो वो कहता है कि हाँ, करीब 90 साल पहले। इस बात को सुनकर वेट्रेस हंसने लगती है और हंसते हंसते वो एक गेम भी खेलने लगते हैं और साथ ही ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तब वहां पर वो वेट्रेस योरी के बारे में बात करती है और जैसे ही बकी योरी का नाम सुनता है तो उससे अपनी पास्ट की यादें आने लगती है और तब उसे पता चलता है कि उसके बेटे का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि बाय मिस्टेक बकी बांस यानी कि उसने खुद नहीं कर दिया होता है। वहीं पर हमें एक बैंक दिखाया जाता है जहां पर कुछ लुटेरों ने चोरी करी होती है और तब वहां पर टॉरस भी पहुंच चुका होता है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर सभी लोगों के मुंह पे मास्क लगा होता है, तो वो वहां के चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे रोकता है, मगर तब वो नकाबपोश उसे बहुत ही जोर से दूर पटक देता है। और तब टॉरस को पता लगता है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये भी कोई सुपर ह्यूमन है। दूसरी ओर सैम और उसकी सिस्टर अब बैंक पहुंचते हैं और वहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहां का बैंकर उससे कहता है कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है, क्या वही एवेंजर है? तो वो कहता है कि हाँ। तो बैंकर उससे पूछते हैं कि आखिर आपको लोन की जरूरत क्यों है, आप तो बहुत अमीर होंगे क्योंकि आप तो टोनी स्टार्क की टीम थे। तब वहां पर सैम उसे कहता है कि हाँ, मैं उनकी टीम में जरूर था, मैं एक एवेंजर जरूर हूँ, मगर हम सैलरी पर काम नहीं करते, हम सिर्फ देश की रक्षा करते हैं। तो बैंकर उससे कहता है कि क्या मैं आपके सूट के साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? तो इस बात को सुनकर सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बैंक से अपनी सिस्टर को लेकर बाहर आ जाता है। घर आकर वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पुश्तैनी जहाज को वापस से स्टार्ट करेगा, उसी के साथ अपने जीवन की दिनचर्या वापस से शुरू करेगा। मगर तभी उसे टॉरस का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जस्ट अभी यहाँ पर कुछ चोरों ने बैंक में चोरी करी है और जब मैंने उनका सामना किया तो उनमें से एक लुटेरे ने मेरा काफी बुरा हाल कर दिया। इस बात को देखकर सैम ये समझ जाता है कि वो जरूर सुपर सोल्जर्स में से कोई एक है। और तभी पीछे से उसकी सिस्टर आती है और कहती है कि टीवी पर देखो, एक बहुत ही गजब की न्यूज आ रही है। और जब सैम वहां पर आकर टीवी में देखता है तो वहां पर यूएस के गवर्नमेंट एजेंट सभी लोगों को ये बता रहे थे कि इस देश को एक सुपर हीरो की जरूरत है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, मगर अब वो हमारे साथ में नहीं है। इसीलिए हमने एक और नए सुपर हीरो को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने का सोचा और तभी हमें दिखाया जाता है एक और नया कैप्टन अमेरिका।